तो आज के इस डीप डाइव में हम इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसे स्रोत लेकर आए हैं जो मतलब हमारे सोचने का नजरिया ही बदल सकते हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन भी तो एक बहुत बड़े ऐतिहासिक मिथक को तोड़ना है ना। सही कहा। हम मौर्य सम्राट अशोक के धम्म का विश्लेषण कर रहे हैं। बचपन से इसके बारे में बहुत सुना है हमने। हाँ, पर हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये एक विशाल साम्राज्य को एकजुट रखने की ना एक कूटनीतिक और बेहद व्यवहारिक आचार संहिता थी। और इसकी शुरुआत होती है 261 ईसा पूर्व के उस भयानक कलिंग युद्ध से। उस भीषण रक्तपात ने तो इतिहास की दिशा ही बदल दी थी। एकदम सही। युद्ध के बाद वो जो भेरी घोष था, यानी युद्ध के नगाड़ों की आवाज, वो हमेशा के लिए शांत हो गई और उसकी जगह धम्म घोष ने ले ली। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यह धम्म असल में था क्या? यही तो इस पूरे विषय का सबसे दिलचस्प पहलू है। मतलब जब हम धम्म शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत पूजा पाठ या किसी कर्मकांड की तस्वीर बनती है। हाँ, किसी विशेष धर्म या पूजा पद्धति की तरह। बिल्कुल, लेकिन ऐतिहासिक स्रोत बहुत स्पष्ट है कि अशोक का धम्म ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो किसी एक संप्रदाय से प्रेरित नहीं था। तो फिर उसे क्या कहेंगे? एक तरह से बहुसांस्कृतिक समाज को चलाने का कोड? हाँ, इसे सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों का एक सेट कह सकते हैं। आज भी अलग अलग संस्कृतियों वाले विशाल देश को चलाना बहुत बड़ी चुनौती है। और अशोक भी ठीक इसी चुनौती का सामना कर रहे थे। मुझे उनके दूसरे और 7वें स्तंभ लेख की वो बात बहुत दिलचस्प लगी, जहां वो खुद पूछते हैं किंचु धम्मे, यानी धम्म आखिर है क्या? हाँ, और जवाब में वो कहते हैं अल्प पाप और बहु कल्याण। मतलब कम से कम गलतियां करना और ज्यादा से ज्यादा भलाई करना। इसमें बहुत ही रोजमर्रा की व्यवहारिक बातें शामिल थीं, जैसे माता पिता की सेवा करना या गुरुजनों का सम्मान करना। और सबसे बड़ी बात, दासों और नौकरों के प्रति भी दया दिखाना। उस जमाने के हिसाब से मैं कहूंगी कि ये बहुत ही प्रगतिशील सोच थी। बिल्कुल। और 12वें शिलालेख में एक और खास शब्द आता है, सारवृद्धि। हाँ, सारवृद्धि। इसका सीधा मतलब था कि किसी एक धर्म को नहीं, बल्कि सभी संप्रदायों की अच्छी बातों को बढ़ावा देना। क्योंकि उस दौर में समाज में ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और आजीवक जैसी कई अलग अलग मान्यताएं थीं। वैचारिक टकराव तो होता ही होगा। और इसी टकराव को रोकने के लिए सारवृद्धि का विचार लाया गया। ये धार्मिक कट्टरता के खिलाफ एक बेहतरीन कूटनीतिक समाधान था। मतलब धम्म ने इन सब अलग अलग भाषाओं और धर्मों वाले लोगों के बीच एक बाइंडिंग फोर्स का काम किया, एक एकीकारी बल, जिससे इतना विशाल साम्राज्य टूटने से बच गया। यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। धम्म की इस पूरी चर्चा में मुझे इसका आर्थिक पहलू बहुत हैरान करता है। वो कैसे? जैसे हम इसे अक्सर सिर्फ नैतिकता से जोड़ते हैं, पर अहिंसा की नीति और पशु बलि पर रोक लगाना सिर्फ दया भाव थोड़ी था। आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा है। उस समय की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित थी। खेती के लिए जानवरों की बहुत जरूरत थी। बिल्कुल, खासकर बैलों और गायों की। तो जब पशु बलि पर रोक लगी तो इससे सीधे तौर पर खेती को फायदा हुआ और अर्थव्यवस्था को एक मजबूत स्थिरता मिली। साथ ही धम्म ने राजा और प्रजा के बीच एक पिता पुत्र जैसा संबंध भी बना दिया। जब प्रजा को लगा कि राजा उनके पिता समान है, तो राज्य में विद्रोह की आशंकाएं अपने आप कम हो गई। और ये सब सिर्फ कागजी बातें नहीं थी। इसे जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। इसे आप आज के जमाने की एक स्पेशल टास्क फोर्स समझ सकते हैं, जिनका काम ये देखना था कि कल्याणकारी काम सच में हो रहे हैं या नहीं। हाँ, सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगवाना, कुएं खुदवाना, और तो और अशोक ने सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी चिकित्सालय खुलवाए। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो इस सब का क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये है कि भले ही ये बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित था, पर ये मोक्ष पाने का तरीका नहीं था। ये पूरी तरह से एक लौकिक शासन पद्धति थी, एक वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य का आदर्श। एकदम सही। एक ऐसा सिस्टम जो समाज में शांति, सामाजिक सद्भाव और राजनीतिक स्थिरता ला सके, जो आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। ये सचमुच सोचने पर मजबूर करता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ये व्यवस्था भले ही स्थायी रूप से नहीं टिक सकी, पर ये इतिहास के पन्नों में एक बहुत ही विचारणीय सवाल छोड़ जाती है। बिल्कुल। क्या आज की इस आधुनिक और वैचारिक रूप से विभाजित दुनिया में हमें फिर से किसी ऐसे ही सार्वभौम गैर धार्मिक धम्म या आचार संहिता की आवश्यकता है,
जो लोगों को आपस में एकजुट कर सके? एक बहुत ही गहरा सवाल है ये। और इसी गहरे विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं।